नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा। न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं वेक्टर के। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 65 लगाने थे। पहले वॉल्यूम में हम लोग ने 20 लगाए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा, ये 20 सवाल वहां पे जाके देख लीजिएगा। अगले वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 2 में 21 से लेके 40 तक हम लोग ने सवाल लगाए थे। जिन बच्चों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है देख लीजिए। आइए आज चलते हैं 41 से लेके 65 तक, यानी 41 से लेके 65 तक चलते हैं। बगैर समय खोए हुए हम लोग जल्दी से इन सवालों को लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा कह रहा है कि वेक्टर ए 3i + 4j है। फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जाहिर सी बात है 5 होगा। वी वेक्टर 6i + 8j, इसका भी अगर मैग्नीट्यूड हो तो फौरन दिमाग में 10 आ जाना चाहिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं नए बच्चों को। एंड ए बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या सत्य नहीं है? वही सत्य है, मतलब वही उत्तर है। तो सबसे पहला काम, सबसे आसान काम ये होता है कि भाई साहब अगर आपको वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है। आई के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए। 9 प्लस कितना हो गया, 4 चौक 16, 25, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 5। तो a बराबर 5, बिल्कुल सही बात कही जिसने कही है। b को देख लीजिए, यही सिस्टम लगा दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर वुड आपका कितना आ जाएगा 100। करके जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, मान के चल रहे थ्योरी आपको आती है। = 20 हो जाएगा। आपको a रेशियो b निकालना था तो 5/10 1/2, ये भी बात सही निकल गई। ढूंढना क्या था जो गलत हो। आइए पहले डॉट प्रोडक्ट करना सबसे आसान होता है, इसको कर लेते हैं। अगर ये गलत होगा तो उत्तर सही होगा, नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यही क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 होगा, ये गलत होगा। पहले इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते। आई जे जे 6 18 प्लस जे जे 8 चौक 32, जोड़ा कितना आया 50। यहां कितना आ रहा 48, यानी ये गलत है। गलत है तो आपका उत्तर सही है। नॉट ट्रू को ही ढूंढना था। ये 50 होना चाहिए था जबकि 48 है, इसका मतलब नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू ही हमारा आंसर है। ठीक बेटा, चले आगे। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास P क्रॉस Q है तो आपको देखना कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इतना आप जानते हैं, समझते हैं कि अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का, तो जब आप करते हैं उनके बीच का एंगल थीटा होगा, तो जो भी रिजल्टेंट आता है वो नॉर्मल होता है। किस किस के? वेक्टर Q के, वेक्टर P के। है मैं राइट? इसको थोड़ा सा यूं कर लो तो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इवन जो इन दोनों का जो सम का रिजल्टेंट होगा वो भी किस प्लेन में होगा? x और z प्लेन में होगा, और x और z प्लेन का जो नॉर्मल होगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि P इज परपेंडिकुलर टू R, ट्रू है। Q इज परपेंडिकुलर टू R, बिल्कुल सही है। इवन P प्लस Q, यानी कि P प्लस Q का जो रिजल्टेंट है सम का, वो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में P और Q होगा, और उस प्लेन का परपेंडिकुलर जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। तो यह भी ट्रू है। तो क्या गलत है? यह गलत है, जो कि आपका सही उत्तर है। क्योंकि भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट हो गए तो फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये आपको कंडीशन दी गई है। तो देखिए चीजें आसान हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो रिजल्टेंट होता है वो इस वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है, Q वेक्टर यानी दूसरे वेक्टर का भी होता है, और PQ का जो सम होता है उसका भी परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि PQ का सम PQ के ही प्लेन में होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटी इज फॉल्स। देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ है, P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस P, इसका मतलब ट्रू है। आपको ढूंढना क्या है बेटा? फॉल्स ढूंढना।
अरे भाई जोड़ जो है वो गुणे के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स, और फॉल्स ही आपको ढूंढना था। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज ए ट्रू। और क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो डायरेक्शन होती है, एम ए राइट, पी क्रॉस क्यू की, राइट हैंड स्क्रू लॉ से निकालते हैं, ये हो गया। जब आप क्यू क्रॉस क्यू को आर से गुणा करेंगे, पी से गुणा करेंगे, जब आप स्क्रू लॉ लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, भले ही मैग्नीट्यूड बराबर क्यों ना हो। और आप जानते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी डायरेक्शन आएगी, तो इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की इसकी अपोजिट हो गई है, भले ही मैग्नीट्यूड आपका बराबर हो, इसलिए आप कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कौन सा आंसर सही हुआ, 2 वाला। तो चीजें आसान है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जल्दी से। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब a प्लस बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है a क्रॉस c से। तो आपने कहा अगर हम a प्लस बी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे होगा बेटा, वो इन्हीं प्लेन में तो होगा जिस प्लेन में ए बी है। जब आप a क्रॉस बी करते हैं तो जो आपके पास राइट हैंड स्क्रू लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी होता है रिजल्टेंट वो क्या होता है, वो नॉर्मल टू द बी और ए बी, और अभी अभी हमने बात बताया है कि ए बी के प्लेन के भी नॉर्मल होता है, यानी कि ए के भी नॉर्मल होगा, बी के भी नॉर्मल होगा, और ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसके भी नॉर्मल होगा, यही सिखा रहे, काम बन गया। तो आपने कहा अगर हम ए प्लस बी को रिजल्टेंट को आर वेक्टर कह दें, तो जो आर वेक्टर और ए सी का जो रिजल्टेंट सी वेक्टर आप मान रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का डॉट प्रोडक्ट करना था, यानी कॉस लेना था थीटा, और कॉस थीटा 90 लेना था, कॉस 90 0, यानी कि आर डॉट सी इज इक्वल टू 0, अर्थात ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चीजें आसान है, समझते रहिए, करते रहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो आपने कहा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ए बी तो 0 नहीं होगा, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन थीटा कब 0 होता है, जब साइन 0 होता है, इसलिए थीटा बराबर 0। यानी अगर आप एक वेक्टर ए खींच रहे हैं, एक वेक्टर बी खींच रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 है, पैरेलल है। वैसे ही आप देखेंगे v क्रॉस सी इक्वल टू 0 मिलेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी आपने यूज की है। बस अगर इस चीज को उठा के हम यहां जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि जिस डायरेक्शन में ए है उसी में सी है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है। चीजें आसान है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये देखिए क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आपको दिए गए हैं, तो आपने कहा जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें 3i प्लस जे माइनस 2k, और इसको वेक्टर बी मान लें i माइनस 3j प्लस 4k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो पहले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। i j k इतना समझते हैं, a के कंपोनेंट लिख लीजिए 3, 1, -2, 1, -3, 4, ये हो गया i। कट से इसका गुणा कीजिए 4, माइनस लगा दीजिए, इनका गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको बड़ा आराम हो जाएगा। फिर माइनस लगा दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए,
पट से माइनस लगा दीजिए, फिर इनका इनका गुणा कीजिए, जे वाले कंपोनेंट छोड़ देते, 1 इंटू 2 माइनस है, -2 का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आप के लिख लीजिए, के है तो इसका इससे गुणा कीजिए -9, फिर कट से माइनस लगा दीजिए, इनका इनका गुणा कीजिए, क्या हो गया बेटा, -2i -14j -10k। मैग्नीट्यूड निकालना है, इन कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए। मैग्नीट्यूड में हमेशा जोड़ते हैं, ये प्लस माइनस डायरेक्शन हो सकती है भाई, आई के निगेटिव में, जे के निगेटिव में और के निगेटिव में, लेकिन यहां पे आपको हमेशा सम मिलेगा। 4196 ये बराबर किसके हो गया, 300। ठीक, तो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को निकाल लिया, वहां तक वेक्टर निकला, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, यानी 10√3 लिख सकते हैं। काम बन गया, 1/2 10√3 काट दीजिए, 5 हो गया। तो एरिया क्या आ गया, 5√3 यूनिट। तो चीजें आसान हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसने मना किया। आइए कुछ सवाल असर्शन रीजन के लगाते हैं। बेटा ये आपने देखा था, समझा था, जाना था, बूझा था, और एक नहीं कई दफे नीट में आ भी चुका है। क्या कि अगर आपने देखा था a प्लस बी का मैग्नीट्यूड उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सम के बराबर है, तो आपने सॉल्व करके देखा था a इज परपेंडिकुलर टू b मिला था। तो अगर परपेंडिकुलर भी है तो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन रीजन क्या दे रहे हैं, देखिए, क्या है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर का सम, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही बेटा, केवल सम की हो रही है। ये जो लंबा लंबा है ये मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये कभी संभव नहीं है, समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आराम से कहेंगे कि ए तो सही है, बी इज रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी कि सी इज द करेक्ट। असर्शन ट्रू है, प्रूफ किया है, एक नहीं अनेक बार किया है, यही किया है, वॉल्यूम 1 या 2 में देख लीजिएगा, कई बार किया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन दोनों वेक्टर का जो सम या डिफरेंस है वो परपेंडिकुलर होगा अगर दो वेक्टर होंगे। ठीक, चलते हैं आगे। ये बहुत अच्छा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ए कम्यूटेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम्यूटेटिव यही होता है, p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी। क्यों, रीजन दे रहे हैं, ये तो सही हो गया, अच्छी बात हो गई। बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन प्रूव, बिल्कुल सही, इस क्वांटिटी को यानी इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर 41 का ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, अच्छी बात है, वेक्टर फॉलो करता है, और ये क्यों, लॉ ऑफ ट्रायंगल से उन्होंने प्रूफ भी किया था। ये भी बात सही है, वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर, बिल्कुल सही है। आपने दो वेक्टर का सम सुना होगा, दो वेक्टर का डिफरेंस सुना होगा, खूब काम किया है। प्रोडक्ट भी सुना है, चाहे वो डॉट का चाहे वो क्रॉस का, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन नहीं पॉसिबल है, कैन नॉट। हाँ ये ठीक है, ए वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, ये आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए था, उसको हमने एक स्केलर क्वांटिटी मान ली 4 से डिवाइड कर दिया, ये हो सकता है। लेकिन आप कहें कि यही रीजन है, रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है, तो आप ये कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट टू एक्सप्लेन द असर्शन। असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक, आप कह रहे हैं कि इसको ज्यादा क्यों नहीं डिटेल में जा रहे, वीडियो बनाए हैं, उसको आप देखिएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी हमने 2-3 सवाल बनाए हैं। क्या कह रहे हैं, 3 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10, 20, 25 एंड 25 कैन नॉट बी प्रोड्यूस जीरो रिजल्ट। जीरो रिजल्ट देखने के लिए हम तो यही करते थे भाई साहब, जो मिनिमम होते थे उनको जोड़ लेते थे और देख लेते थे ये ग्रेटर देन इक्वल टू तीसरा वाला है,
और जो इनका डिफरेंस होता था वो लेस देन होना चाहिए था। यानी कि आप कह सकते थे कि आप देख रहे हैं कि आप 20 रुपए 25 रुपए से बड़े हैं, नहीं है, या 0 रुपए 25 रुपए से छोटे हैं, ये ट्रू है। तो जब तक दोनों कंडीशन नहीं फॉलो होगी तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि इन तीनों मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। यही बात इन्होंने ये बात कही भाई यहां तो साफ दिख रहा था, एक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ये भले ही फुलफिल हो रही हो, तो इसका मतलब है कि कैन नॉट बी प्रोड्यूस 0, बात सही हो गई। रीजन देखिए क्या दे रहे हैं, वही कह रहे इफ 3 वेक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग 0 रिजल्ट देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी 2 वेक्टर, ठीक है, अच्छी बात है, एनी 2 ले लेंगे, इज मोर देन आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड, ठीक है, ये वाली कंडीशन कह रहे हैं, एंड द डिफरेंस इज लेस देन आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड, ये वाली कंडीशन कह रहे हैं। हम लोग जनरली 2 मिनिमम ले लेते थे और मैक्सिमम देखते थे, इनका कोई भी एनी ले लो तो हो सकता है इनकी बात ज्यादा बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है कि ये असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और सही बताएं एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि यही कंडीशन है। 2 वेक्टर को जोड़ लो, तीसरे से देख लो भैया उनसे बड़े हैं कि नहीं है, घटा लो देख लो छोटे हैं कि नहीं, बस उतने ही से हम लोग का काम बन जाता था। आइए चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर द स्मॉल वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, अगर कोई भी चीज रोटेट हो रही है तो वो ना नर है ना नारी है, वो नारायण दत्त तिवारी है। यानी कि अगर आपने देखा था एक कि एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या थी, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज ए एक्सियल वेक्टर, किस पे डिपेंड कर रही थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो जो भी रोटेशनल की सिस्टम है वो सही पूछिए तो वो ना स्केलर है ना वेक्टर है, वो एक्सियल वेक्टर है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। ये तो पक्का ठीक है कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो उसको तो आप किसी भी हालत में वेक्टर कह नहीं सकते, वो एक्सियल वेक्टर है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करती है। यहां ध्यान दिया जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन की नहीं, यहीं से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली। कैन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, ये अगर ऑब्जेक्ट कोई रोटेट कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर होती है, तो बिल्कुल सही है, रीजन सही है। बस आपको ये पता चल जाए क्या ये स्मॉल के लिए वेक्टर हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है। क्वालिटेटिवली आपको सिखा दे, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल था, ये चला यहाँ पहुंचा, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जितना स्मॉल क्वांटिटी के लिए जितना यहाँ से यहाँ हुआ उतना यहाँ से यहाँ हुआ, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही है। जैसे आपने कहा था नहीं तो ये बराबर इसके, इसके बराबर इसके, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही है। इसका मतलब असर्शन सही है, यानी विद इन ए लिमिट आप कह सकते हैं कि भाई स्मॉल के लिए ये ठीक है, am I right? और द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ की वजह से हो रहा है तो दोनों बात सही है। स्मॉल के लिए वेक्टर है और ये डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा क्योंकि एक्सियल वेक्टर हो जाता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर की वजह से वेक्टर है, ये नहीं है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रही थी इसलिए है। तो बी इज द करेक्ट, कि भैया ठीक तो है लेकिन समझा नहीं पा रहे। आइए सर चलते हैं आगे, और इस तरीके से आपके असर्शन और रीजन के 1 2 3 4 5 सवाल आपके हो गए हैं। तैयार कर लीजिएगा, आजकल बहुत आते हैं। देखिए यही तो आपने असर्शन में करा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, फिर से आ गया, फिर से कर दे भाई, वहां पे नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था कि कहीं ना कहीं ये मिलता रहता है, ये चीज मिल गई, इसको आप जानते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड की, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसर गायब हो जाएगा, चला जाएगा, यानी ये गया, ये गया, इसको ले आएंगे तो ये इधर 2 आके पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ रहे हो विनोद?
ये तो जीरो होगा नहीं, कौन जीरो हो सकता? कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब कॉस 90 होता है। कॉस कॉस गायब कर दीजिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में। हाय हसन, हम ना हुए 2001 में, आप कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको फोर्स दिया है, वेलोसिटी बतानी है, टाइम टी। हमको बहुत अच्छा लगता है जब कभी कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का सवाल आ जाता है। ठीक। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इतना आप समझते हैं बेटा। 4t इंटू जे। मास 3 kg का है तो 3 लिख दीजिए। वेलोसिटी चाहिए थी आपको, एक्सेलरेशन मिल गई है तो इधर ले आइए, भाग कर दीजिए। 6/3 4/3। ठीक। एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा 2t²i। ये तो कटेगा नहीं। आपको वेलोसिटी चाहिए थी तो आपके पास ये हो गया 2t²i 4/3tj। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है तो क्या करोगे बेटा? इंटीग्रेट कर देंगे, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन में लिमिट कब है कि रेस्ट से चालू हुआ है, यानी जब t बराबर 0 था तो बॉडी की कोई वेलोसिटी नहीं थी। कब निकालनी है? t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी, कोई वेक्टर। बहुत सिंपल है इसका। ये किया, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। 0 से 3, 2 कांस्टेंट था, अंदर ही लिख लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। i dt को ले लिया। 0 से 3 4/3 t j dt। यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। 2 है, t का क्या हो जाएगा? n+1/n+1। 0 से 3, एम ए राइट, वेक्टर i 4/3 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा? एक n+1/n+1 j। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 2। अब हम 0 नहीं रखेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का क्यूब 3 हो गया अपॉन 3, यह वाला। इससे इसको डाट काट लीजिए, डाटिए नहीं भाई, काट लीजिए। और 3 को आपको 2 बार रखना है। -0 नहीं लिख रहे हैं, चलिए यहां लगा दिया क्योंकि वो 0 आता। इसको काट लीजिए। 3 त्रिका 9 दूनी 18i, ये 0 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको काट लीजिए। 3 दूनाई 6j है कोई? यस, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उसको बेहतरीन तरीके से करे जा रहे हैं। आपके पास 2 वेक्टर हैं और आपको एंगल निकालना है। मैंने हमेशा कहा है बेटा, जब भी 2 वेक्टर दिए हो, एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट कर लेना। क्यों? ये बड़ा आसान हो जाता है। ये हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। डॉट में क्या सिखाया बेटा? आई आई जे जे के के। तो आई आई का कंपोनेंट कीजिए, जे का जे के साथ गुणा कीजिए, के का के साथ कीजिए। इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने देख लिया। ये हो गया आपका 25, 25 में से 25 गया 0। ए भी तो 0 हो नहीं सकता। कॉस थीटा 0 हो सकता, कब होता है बेटा? जब कॉस 90 होता है। थीटा थीटा काट लो। चीजें आसान है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने कहा सर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर हमको cos थीटा की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, यहां से मिल जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, a क्रॉस b का ab sin थीटा
इसका देखिए डॉट है तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी कॉस थीटा, मिल गया एंगल, इधर ले आइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये बराबर टेन थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 कब होता है बेटा, 1060 पे होता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर मिल गया 60, लिख दीजिए, आपका काम बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 60 हो जाएगा cos 60, cos 60 1/2 होता, कट गया, तो क्या मिला आपको, a² प्लस b² प्लस ab, रूट का मतलब 1/2। चीजें आसान है, बस आराम से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्या कह रहे हैं, दो वेक्टर हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये हैं दो वेक्टर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, परपेंडिकुलर है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी हमने हमेशा कहा बेटा, जब भी दो वेक्टर हैं और उनके बीच में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कर देना। कह लगे सर उससे क्या फायदा होगा, परपेंडिकुलर है तो ए बी कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर है तो 90 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, यानी डॉट प्रोडक्ट करिए और 0 के बराबर कर दीजिए, इसलिए आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आई आई जे जे के का गुणा होता है, यहाँ आई इन्होंने बदतमीजी की यहाँ रखा है, तो -8 जे जे 4×12 के इज इक्वल टू 0, ये 4 है बेटा, जब इधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, -4/8, देखा कितना बदतमीज है, चीजों को वो इस तरीके से करते हैं कि आपको दिक्कत हो जाए। ठीक, चले भाई आगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि n की वैल्यू बताइए, 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कोप्लानर है, कोई दिमाग ना लगाइए। आपने कहा सर वेक्टर ए है, बी है, सी है, क्या लग, कुछ मत कीजिए, कोप्लानर का मतलब है इसको निकाल के इनको 0 कर दीजिए, बस आपको कोप्लानर एक प्लेन में मिल जाएंगे, वो प्लेन 2 नहीं 3 डायमेंशन होगा, बस काम बन गया आपका। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए 2 3 -2, इसको लिख लीजिए 1, इसका लिख लीजिए -1 2 3, आप बेटा n निकाल ही लोगे जैसा कि निकालते हो, ये हो गया 2, यहाँ पे आई जे के होता तो ये हो गया 2, इसका इससे गुणा कीजिए 3n माइनस लगा दीजिए 2, अब यहाँ कर लीजिए -3, ठीक है बेटा, -3 तो ये चला गया, तो इसका इससे गुणा होगा 5×15, एम ए राइट, 5×15 माइनस लगा लीजिए, और इसका इससे गुणा कर लीजिए जैसा कि आप करते थे, तो माइनस माइनस +1, अब आ गया -2, इसका इससे गुणा कर लीजिए, माइनस लगा के ठंडी सांस लीजिए, अब -n है तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 0 कर लीजिए, हो गया काम आपका, 6n -4, 16×3 48, -20, एम आई राइट, -2n बराबर 0, ये गया तो बचा 4n माइनस, ठीक, 8 4 12 हुआ, ये 6 एक साथ हो गया, इसलिए n बराबर 72/4, 4 दूना 8 तो जाएगा नहीं, 4 1 4, 4 3 7 32, 4 32 यानी कि 18। देखिए आप बायोलॉजी पढ़ते थे, वेक्टर से डरते थे, कहीं कोप्लानर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एनटीए तो कह देगा भैया हम तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट
ये हमारे कोर्स में है, वही हम पूछते हैं। ये बच्चा अगर क्रॉस प्रोडक्ट जानता होता, कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता तो इनकी वैल्यू आ जाती। चले बेटा आगे। कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। चलो भाई, टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर में बेटा आप एक काम करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना। कहीं सर इसका मैग्नीट्यूड कहीं इसलिए कि ये ए बी साइन थीटा होता है और पैरेलल का मतलब थीटा जीरो, ठीक, और साइन जीरो का मतलब जीरो। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है और इसको जीरो कर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट करने का हमने रिकमेंड किया है। परपेंडिकुलर है तो मैंने डॉट प्रोडक्ट करने को किया है। एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोला है हमने। एम आई राइट? और अगर आप पैरेलल हैं तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा और उसको जीरो कर दीजिएगा। क्यों? ये बस काम बन गया। आई जे के 2 3 -1 -4 -6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। काम बन गया आपका। आई ये क्या हो गया, -3 लैम्डा, फिर माइनस लगा के ठंडी सांस लेना। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मामला आसान हो गया। फिर ठंडी सांस ये -2 लैम्डा, माइनस लगा देना, 1 सेकेंड का पॉज, इसको गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 × 18, ओह 6 दूनी 12, माइनस लगा लेना, -12 तो क्या हो जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ये बेटा जीरो कब होगा, जब आई का कंपोनेंट जीरो हो जाए या जे का जीरो हो जाए या के का। तो के का जीरो तो मिल ही रहा है, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेते हैं, आई का जीरो बना देते हैं, बराबर 6 -6/3 -2। आप देखोगे तो यहां से भी आपको मिल जाएगा, यही वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। यही ब्यूटी होती इन सवालों की, ठीक। तो आपका -2 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर पैरेलल है तो बेटा क्रॉस कर लेना, परपेंडिकुलर है तो डॉट कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। अगर कोई वेक्टर एंगल पे तो सोती सर ने क्या कहा है, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। देखो बेटा ये 30 है, वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब आपके पास 3 वेक्टर दिख रहे हैं, 1 न्यूटन का, 4 न्यूटन का और 2 न्यूटन का। कह रहे हैं गुरु ऐसा बताओ कि केवल रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में आए। तो आपने कहा वाई में आए, इसका मतलब एक्स में कुछ होगा ही ना करे, तो एक्स के कंपोनेंट निकाल के उसको खत्म कर दो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट वाई में आ जाएगा। चलिए करते हैं, एक को रिजॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1 cos 60 डिग्री। वाई में आना है, वैल्यू निकालनी नहीं तो काहे रिजॉल्व कर रहे हो। इसको देखिए, 4 न्यूटन को देखिए, 4 न्यूटन का जब आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं तो इधर कॉस आता, तो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का क्या आएगा, साइन आएगा। अब 2 न्यूटन का देखिए, एक्स का ही हमको 0 बनाना है, वाई की वैल्यू निकालनी नहीं है, तो इसको करोगे तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर होगा, तो एक्स वाला चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा थीटा है तो इधर कॉस हो जाएगा और इधर साइन हो जाएगा। बस आपको पता चल गया कि जो फोर्स का इधर है माइनस में, है मैं राइट, वो कितना है, 4 × 1/2 यानी कि -2 न्यूटन का। और जो पॉजिटिव में है वो क्या है, एक तो ये बेटा 1 cos 60
1/2। दूसरा क्या है बेटा, 2 sin 30 यानी 0.5 और +1 1.5। तो नेट आपको 0 चाहिए, तो इसका मतलब नेट क्या कर दे, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, एम आई राइट। तो कितना बचा आपको, इसका बचा -0.5 न्यूटन। तो यानी कि अभी जो x में आ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन 3 वेक्टर का, वो कितना आ रहा है, माइनस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक, इसको 0 करना है तो इतना ही अमाउंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जोड़ दीजिए, यानी 0.5 न्यूटन जो है पॉजिटिव जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी x का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो रिजल्टेंट y में आ जाएगा, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चीजें आसान है, एग्जाम में जब आती है तो आप घबरा जाते हैं, इसलिए खूब प्रैक्टिस करके जाइए और घबराइए नहीं। हमारे साथ बने रहेंगे, मैं 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। आइए चलते हैं, यहां पे थोड़ा सा एक फिगर बना लीजिए। ये जो डी वेक्टर है वो ये है परपेंडिकुलर, ये तो डायरेक्ट जैसे ये दिया ना ABC, वो ये आपका डी वेक्टर है। ठीक है, ये डी वेक्टर है, बस कुछ करना नहीं था। यहां पे कह रहे हैं कि 2 वेक्टर को जोड़ो, उसका रिजल्टेंट F के बराबर आ जाए, तो आप बैठ के जोड़िएगा। हम आपको एक ही जोड़ के बता रहे हैं। अगर D में E को जोड़ दें तो ये D हो गया बेटा, XYZ बना लीजिए, ये ओरिजिन ले लीजिए, ये आपने D वेक्टर जोड़ दिया। E वेक्टर किधर है, इधर जा रहा है, तो आपने E इधर जोड़ दिया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इधर जोड़िए, लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। ओरिजिन सुड़ा, ये करा, फिर अब आप रिजल्टेंट लगा दीजिए। रिजल्टेंट कहां होता है, यहां से यहां, शुरुआत से अंत। तो आप देखिए ये जो रिजल्टेंट निकल रहा है D + E, उसको कंपेयर कीजिए डायरेक्शन से, तो किसके बराबर आ रहा है, F के बराबर। बाकी बैठ के यही कीजिएगा घर में, इन सबको जोड़िएगा। इस डायरेक्शन से आपका मैच नहीं आएगा, केवल 4 में आएगा। मुझे समय बचाना था, इसलिए मैंने जल्दी से केवल 1 के लिए कर दिया, बाकी 3 के लिए आप जरूर कीजिएगा। देखिएगा जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। चले आगे, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ABC 3 वेक्टर हैं, कह दिया A.B इज 0, तो आपने कहा ये तो आसान है, AB cos थीटा होता है, 0 है। AB तो 0 होगा नहीं, cos थीटा 0 होगा। 0 कब होता है, जब cos 90 होगा, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। यानी कि आपने कहा कि सर A और B वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का संबंध है। कह रहे A.C = 0, यही चीज लगा दीजिएगा तो भी आप देखिएगा A और C के बीच में 90 डिग्री का है। तो एक काम कर सकते हैं कि C वेक्टर को यूं ले लें, अब तो दिखने लगा, ये देखिए 90 डिग्री आ गया, खूब अच्छी तरह दिखने लगा। यही चीज यहां पर लगा दो, यही स्टेप कर तो 90 आ जाएगा। तो ये A और B के बीच में 90 है, ये 90 है। अब क्या कह रहे हैं, कहें भाई साहब इसमें बताइए कौन सा जो है वो पैरेलल होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा। तो आप सब कुछ करते रहिएगा। आप ये जानते हैं कि जो B क्रॉस C होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो इस प्लेन के नॉर्मल होता है। तो अगर आप B क्रॉस C करेंगे तो इसका नॉर्मल निकलेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्लेन का नॉर्मल होगा। यानी कि अगर हम इसको कहें ये x है, ये y है, ये z है, तो x और y प्लेन का नॉर्मल कहां पे होगा, x और z का y डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। और जो y डायरेक्शन होगा, भले ही आप स्क्रू लगा दिए कहीं सर ये तो इधर आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए वो A के पैरेलल ही होगा।
होगा कि नहीं होगा? जो बी और सी का नॉर्मल होगा, यानी कि जेड और एक्स का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा? वाई डायरेक्शन होगा, और वाई डायरेक्शन में आपका ए है, तो जाहिर सी बात है कि ए का पैरेलल कौन होगा? बी क्रॉस सी होगा। ठीक, तो चीजें आसान है। अभी आप लगाते रहिएगा, जैसे बी प्लस सी लगाइएगा तो वो इस नॉर्मल इस प्लेन में आएगा, एक्स और जेड में, वाई से कोई मतलब नहीं। ए क्रॉस वाई लेंगे तो वो इधर आ जाएगा, एक्स वाई का वो जेड में आ जाएगा, आपको ए के पैरेलल चाहिए था। बी एंड सी परपेंडिकुलर है तो इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, आपस में ऑर्थोगोनल है। मैंने हमेशा बताया ऑर्थोगोनल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, इस सब का मतलब होता है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और जैसे ही 90 डिग्री मिला तो आपने कहा हमको मालूम है, इश्क मासूम है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि ए बी कॉस 90 और कॉस 90 जीरो होता है। समस्या हल हो गई। डॉट प्रोडक्ट करना आपको बहुत अच्छी तरह आता। आई आई जे जे कर लेंगे, काम बन जाएगा। आई आई करो बेटा, कॉस ओमेगा टी बाई 2, जे जे का कर दो साइन ओमेगा टी बाई 2। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को आप जानते हैं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री पड़ी है। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा चैनल फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती जो आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ्स फॉर नीट, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली देख लीजिएगा, सब समझाया। तो ये हो गया ए और बी, ये प्लस होता तो यहां माइनस मिलता है, इसका ध्यान रखना। ये हो गया कॉस, एक में से आधा गया तो बचा आधा, समझी राधा। कॉस 90 यानी कॉस पाई बाई 2 गए, इसको उड़ा दीजिए, ओमेगा टी बाई 2 पाई बाई 2, ये कट गया तो टी निकालना था, पाई अपान ओमेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चीजें आसान हैं, अगर आपको पीसीएमबी वाले हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे, नहीं तो भाई साहब आपको फिर से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैंने आपसे कई बार कहा है और इसी को असर्शन रीजन में भी देखा था, इक्वल टू द डिफरेंस, तो आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच का में बताना था। इसी श्रृंखला में ये हमें लग रहा है हम तीसरी दफे कर रहे हैं, और इसमें दूसरी दफे कर रहे हैं इसी वॉल्यूम में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, होल साइड स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का काम बन गया आपका। रूट रूट हट गया, 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 ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस इधर ले आइए, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, कॉस थीटा 0 होता है, कब होता है? अभी सिखाया 90 डिग्री पे, कई बार पूछा गया, देखिए 2016 में भी पूछा गया। चीजें आसान हैं और आप तो जान रहे हैं 67 बच्चों को नीट 2024 में 720 में 720 मिले हैं। अल्लाह जाने क्या होगा, ये तो भगवान ही बता पाएंगे। 64वां सवाल बहुत अच्छा है, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क निकालना है, वेक्टर में निकालना है। ठीक, कहाँ निकालना है? कह लगे एक फोर्स है एट पॉइंट इतना, तो आपने कहा एक पॉइंट ले लिया, यहां पे एक फोर्स लगा लिया, यही तो मतलब हुआ, फोर्स एट इतना, अबाउट ए पॉइंट, अबाउट पॉइंट ये हो गया 2 -2 -2। क्या लगे भाई साहब? हाँ, टॉर्क निकालना है, हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्या लगे आर कहां से लाएंगे? हमने कहा ये आर निकलेगा, ऊपर ले लेंगे। आई
यानी इसको तुम R1 वेक्टर मान लो, इसको R2 वेक्टर मान लो, तो जो वेक्टर होगा वो R2 माइनस R1 कर लो। तो आई घटाओ, 2 में से 2 गए, 0 बचा, 0 में से -2 गए तो 2 बचा, -3 में से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इतना तो बेटा प्रैक्टिस कर लो, कई जगह सिखाया है। इतना माइनस इतना तो -2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस काम बन गया आपका। आई जे के आर के कंपोनेंट 0 2 -1, के यानी फोर्स के 4 5 -6, काम बन गया। -6 दूनाई 12, माइनस लगा लिया करो, -5 जो मिलके +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -j लिखो, इसका इससे गुणा किया, 0 माइनस लगा लिया, 4 -4 जब माइनस करोगे तो ये भी हो जाएगा, बस बन गया कि 0 माइनस ठंडी सांस 4 × 2, इतना समझते ही होगे। 12 में से 7 गए, -4 -8 के, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका टॉर्क निकल आया। चीजें आसान है, करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कितने सवाल गए थे, कहीं 65, लीजिए आ गया 65 में। लग करत करत अभ्यास, जड़ मत हो तुसान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। विस्तार पूर्वक इस कहावत को बताएंगे। फिलहाल 65 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचिए। क्या दिख रहा है? पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टिंग 3 फोर्सेस शोन इन द ट्रायंगल PQR। P से चले हैं, Q फोर्स लगा है, Q से इधर आए हैं, ये आए हैं, यानी क्या दिख रहा है आपको? कहते भाई साहब ये जहां गए हैं वहीं आ गए हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कि यानी नेट फोर्स इज 0। भैया यहीं चले थे ना, ये यहाँ पहुंचे Q पे, Q ने धक्का दिया R पे, R ने धक्का दिया P, तो जहां से गए थे वहां आ गए, नेट फोर्स 0। मास इंटू एक्सेलेरेशन 0, मास तो 0 होगा नहीं, एम ए राइट? क्या होगा? एक्सेलेरेशन 0 हो सकता है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। किसी का जब रेट निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि आपका क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0 होता है। यहाँ कांस्टेंट के नाम पे क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर ये परिस्थिति रही कि P से Q पहुंचे, Q से R और R से P, इसका मतलब फोर्सेस से पहुंचे थे, तो ये सारे फोर्सेस मिलके क्या बना रहे थे? यहां से मिलके उसी पॉइंट पे पहुंचे थे, यानी नेट फोर्स आपको 0 मिल रहा था। उसी से आप फटाफट कंक्लूजन निकालते रहे और वेलोसिटी कांस्टेंट मिल गई। कांस्टेंट मतलब रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो दोस्तों ये थी श्रृंखला 3 का आखिरी, और आपने वॉल्यूम 2 और 1 नहीं देखा है, जरूर देख लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टॉपिक पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगवाने की कोशिश करते हैं।